तो अगर आप टीजीटी पीजीटी कला की से तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं इससे पहले क्वेश्चन आंसर लेके आया था जो कि 40 क्वेश्चन आंसर था, और 41वां क्वेश्चन आंसर से इस वीडियो में स्टार्ट करूंगा। और ऐसे क्वेश्चन आंसर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टीजीटी का, अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, पीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या डीएसएसबी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, 41वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको मिलेगा कि मूल रूप से बोस के चित्रों में किसका अंकन मिलता है। ऑप्शन है लक्ष्मी, विष्णु, शिव और राम का। तो आप जानते हैं कि नंदलाल बोस के चित्रों में शिव का अंकन मिलता है, तो सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है 42वां, असित कुमार हल्दर अवनी बाबू के शिष्य कब बने थे। यानी असित कुमार हल्दर अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य कब बने थे। ऑप्शन है 1910, 1902, 1915, 1906। तो डी ऑप्शन सही है, यानी 1906 ईस्वी में 1906 ईस्वी में असित कुमार हल्दर अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य बने थे। आगे क्वेश्चन है हल्दर का जन्म कब हुआ था। यहाँ हल्दर का जन्म पूछा है, तो ऑप्शन है 1890, 1892, 1900 या इनमें से कोई नहीं। तो हल्दर का जो जन्म हुआ था वो 1890 में हुआ था, 1890 में हुआ था हल्दर का जन्म। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कि हल्दर ने बाघ की गुफा चित्रों की प्रतिलिपियाँ कब तैयार की थी। तो बाघ की गुफा चित्रों की प्रतिलिपियाँ कब हल्दर ने तैयार की थी। ऑप्शन है 1920, 1925, 1921 या इनमें से कोई नहीं। तो 1921 में हल्दर ने प्रतिलिपियाँ तैयार की थी बाघ गुफा की। ठीक है, 1921 ईस्वी में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हल्दर की मधुरता का महान स्मारक कौन से चित्र हैं। तो ऑप्शन है डी प्लेम ऑफ म्यूजियम, बी ऑप्शन है सरस्वती, और सी ऑप्शन है कृष्णराज डांस या महाकाली। ये चार ऑप्शन में से कौन से सही हैं। तो हल्दर की मधुरता का महान स्मारक दी प्लेम ऑफ म्यूजिक स्मारक प्रसिद्ध है, चित्र जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, तो दी प्लेम ऑफ म्यूजिक ये हल्दर की मधुरता का महान स्मारक चित्र प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हल्दर की आरंभिक रचनाएं किस शैली में अंकित हैं। तो ऑप्शन है पटना शैली, लाख चित्रण, भित्ति चित्रण या इनमें से कोई नहीं। तो भित्ति चित्रण जो है हल्दर की आरंभिक रचनाएं में से सम्मिलित है, यानी वो भित्ति चित्रण से स्टार्ट किए थे। आगे क्वेश्चन है माधुर्य हल्दर का प्रधान गुण है। तो मुद्रांकन, रेखाएं में, संयोजन में, रंग विधान में किसमें उनका प्रधान गुण है। तो मुद्रांकन में, यानी ए ऑप्शन जो है सही है, मुद्रांकन में हल्दर का प्रधान गुण है। अगला क्वेश्चन है कि किस दिशा में हल्दर का कार्यक्षेत्र चित्रकला में विस्तृत है। किस दिशा में हल्दर का कार्यक्षेत्र चित्रकला में विस्तृत है। तो ऑप्शन है मेघदूत, महाभारत, ऋतुसंहार, उमर खयाम। तो सी ऑप्शन सही है, ऋतुसंहार में। ठीक है, तो हल्दर का कार्यक्षेत्र चित्रकला में ऋतुसंहार के क्षेत्र में, यानी ऋतुसंहार में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में किस सन में प्रधानाचार्य बने थे। ठीक है, तो हल्दर के बारे में ही बताया जा रहा है कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में किस सन में प्रधानाचार्य बने थे। 1925 में, 1924 में, 1920 में या इनमें से कोई नहीं। तो हल्दर किस सन में बने थे। तो यहाँ पे आपको 1924 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर के प्रधानाचार्य बने थे। तो 1924 यानी बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी किस विद्यालय के प्रधान शिक्षक रहे। देवी प्रसाद राय चौधरी किस विद्यालय के प्रधान शिक्षक रहे। तो ऑप्शन है मद्रास राजकीय कला विद्यालय, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट, शांति निकेतन, इनमें से कोई नहीं। तो देवी प्रसाद राय चौधरी
मद्रास राजकीय कला विद्यालय के प्रधान शिक्षक रहे, यानी ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डी.पी. राय चौधरी को प्रसिद्ध चित्र क्षेत्र में मिला, किस क्षेत्र में मिला? तो प्रसिद्धि किस क्षेत्र में मिला? तो चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, साहित्य कला, किस क्षेत्र में इनको मिला है? तो मूर्तिकला के क्षेत्र में डी.पी. राय चौधरी को प्रसिद्धि मिली है, यानी ये एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। तो बी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, श्रम की विजय किसकी कृति है? श्रम की विजय किसकी कृति है? इसमें आपको ऑप्शन है नंदलाल, अवनी, कनु देसाई, डी.पी. राय चौधरी। तो श्रम का विजय जो है ये डी.पी. राय चौधरी की कृति है, यानी डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौधरी की उच्च कोटि के चित्रों में कौन से चित्र प्रमुख हैं? चौधरी के उच्च कोटि के चित्रों में कौन से चित्र प्रमुख हैं? और ऑप्शन है जीवन संध्या, संध्या ज्योति, मुसाफिर, या इनमें से कोई नहीं। तो मुसाफिर जो है, मुसाफिर देवी चौधरी की उच्च कोटि के चित्रों में से सम्मिलित है, प्रमुख चित्र है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि चौधरी किसके चित्रण में विशेष कुशल थे? पुरुष के, नारी के, प्रकृति के, या इनमें से कोई नहीं। तो चौधरी यहाँ ऑप्शन दिया है, तो आप क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन है पुरुष, नारी, प्रकृति और इनमें से कोई नहीं। तो नारी चित्रण में, चौधरी नारी चित्रण में विशेष कुशल थे। अगला क्वेश्चन है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, चौधरी ने अपने चित्रों में किसका समावेश करके चित्रों के यथार्थ का निर्माण किया है? तो ऑप्शन है छाया प्रकाश, बी है गोलाई, और सी से संयोजन, या इनमें से कोई नहीं। तो चौधरी चरण ने संयोजन से समावेश करके चित्रों में यथार्थ का निर्माण किया है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि रंगों का सम्राट किसको कहा जाता है? और ऑप्शन है छेदीनाथ मजूमदार को, एम.एफ. हुसैन को, अब्दुल रहमान चुगताई को, या इनमें से कोई नहीं। तो रंगों का सम्राट अब्दुल रहमान चुगताई को कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कि अब्दुल रहमान चुगताई किसके शिष्य थे? यानी अब्दुल रहमान चुगताई के गुरु कौन थे, ये भी कह सकता है। तो अब्दुल रहमान चुगताई किसके शिष्य थे? ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर के, और नंदलाल बोस के, ई.वी. हैवेल के, या इनमें से कोई नहीं। तो अवनींद्रनाथ टैगोर के अब्दुल रहमान चुगताई शिष्य थे, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। तो अब अब्दुल रहमान चुगताई के गुरु जो थे अवनींद्रनाथ टैगोर थे। आगे ऑप्शन है, क्वेश्चन है कि अब्दुल रहमान चुगताई की कला का सबसे प्रमुख तत्व रेखांकन किस तरह से है? तो ऑप्शन है स्पष्ट, सूक्ष्म, कोमल, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे स्पष्ट जो है, अब्दुल रहमान चुगताई की कला का सबसे प्रमुख तत्व जो है रेखांकन किस तरह से है? तो स्पष्ट रूप से है, यानी ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि चुगताई की रचनाएं क्या प्रधान हैं? माने चुगताई की रचनाओं में क्या प्रधान हैं? तो यहाँ पे चुगताई की रचनाओं में अलंकारिकता, कलात्मकता, भाव प्रधान, या इनमें से कोई नहीं। क्या प्रधान है? तो अलंकारिकता प्रधान है, यानी ए ऑप्शन सही है। अब आगे देखते हैं कि चुगताई की रंग योजना कैसी थी? अब्दुल रहमान चुगताई की रंग योजना कैसी थी? अमूर्त, अपूर्व, निराली, माधुर्य, या इनमें से कोई नहीं। तो निराली थी, अब्दुल रहमान चुगताई की रंग योजना निराली थी। आगे क्वेश्चन है कि चुगताई के कलात्मक संग्रह चित्रों में इनकी चित्रण प्रणाली नितांत सफल और पूर्ण किन चित्रों में है? तो ऑप्शन है लाइफ, मुरक्के चुगताई, नक्काशी चुगताई, या इनमें से कोई नहीं। तो नक्काशी चुगताई में अब्दुल रहमान चुगताई के कलात्मक संग्रह चित्रों में इनकी नितांत सफल और पूर्ण रही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। अब आगे बात करते हैं, तो चुगताई की महान कृतियाँ कौन सी हैं? दी हर्मिट, दी वेब ऑफ लाइफ, एक्सटिंक्ट फ्लेम, या इनमें से कोई नहीं। तो अब्दुल रहमान चुगताई की महान कृतियों में से दी हर्मिट है, यानी ए ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं, राजा रवि वर्मा का जन्म
किलीमानूर में किस सन में हुआ था? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आप तो लगा चुके होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन है 1850, 1848, 1852 और 1865। तो 1848 सही है। केरल के किलीमानूर में इनका जन्म 1848 में हुआ था। बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। राजा रवि वर्मा को गायकवाड़ स्वर्ण पदक, ध्यान दीजिएगा, गायकवाड़ स्वर्ण पदक किस सन में मिला था? ऑप्शन है 1880, 1890, 1859 या 1872। ठीक है, किस सन में मिला था? तो राजा रवि वर्मा को गायकवाड़ का स्वर्ण पदक जो मिला था वो 1880 ईस्वी में मिला था, यानी ए ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, केसरे हिंद पुरस्कार से रवि वर्मा को किस सरकार ने पुरस्कृत किया था? केसरे ए हिंद। ठीक है, तो ऑप्शन है भारत सरकार, श्रीलंका सरकार, ब्रिटिश सरकार या इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन सही है, ब्रिटिश सरकार ने केसरे ए हिंद पुरस्कार से राजा रवि वर्मा को सम्मानित किया था। आगे है, चित्रालयम गैलरी कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिएगा कि चित्रालयम गैलरी कहाँ स्थित है। तो किलीमानूर में, त्रिवेंद्रम में, पुणे में या इनमें से कोई नहीं। तो त्रिवेंद्रम में, यानी बी ऑप्शन सही है, त्रिवेंद्रम में चित्रालयम गैलरी मौजूद है। आगे क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस उम्र में चित्रण प्रारंभ किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर की बात किया जा रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस उम्र में चित्रण कार्य प्रारंभ किया था? लगभग 60 वर्ष, लगभग 70 वर्ष, लगभग 55 वर्ष या लगभग 65 वर्ष। तो डी ऑप्शन सही है, लगभग 65 वर्ष। ज़्यादातर हम बुकों में पढ़े हैं कि 65 वर्ष में ही रविन्द्रनाथ टैगोर चित्रण कार्य प्रारंभ किए थे, यानी डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर, ज्ञानेंद्रनाथ टैगोर, गगननाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं। तो देवेंद्रनाथ टैगोर उनके पिता थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के देवेंद्रनाथ टैगोर पिता थे। ए ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कितने चित्र बनाए हैं? तो ऑप्शन में है 2000, 3000, लगभग 1500 या लगभग 2500, यानी इसमें से कौन सा सही है? तो लगभग उन्होंने 2500 चित्र बनाए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने, यानी डी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं कि नोल्ड तथा पालकली की कृतियों में किसकी कला मेल खाती है? ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर के, रविन्द्रनाथ टैगोर के, गगननाथ टैगोर के या यामिनी राय के। तो किसमें मेल खाती है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों में नोल्ड तथा पालकली की कृतियों में रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति मेल खाती है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना 1918 में हुई। यह स्थापना किसने की? ध्यान दीजिएगा कि शांति निकेतन की स्थापना 1918 में हुई। शांति निकेतन की स्थापना 1918 में हुई। यह स्थापना किसने की? और ऑप्शन में है नंदलाल बोस, यामिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी 1918 में। कहीं कहीं आप देखेंगे 1919 आता है, लेकिन 1918 ही सही माना जाता है। आगे देखते हैं कि रविन्द्रनाथ के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी पेरिस में कब हुई थी? रविन्द्रनाथ के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी पेरिस में कब हुई थी? तो 1930 में, 1940 में, 1920 में या 1925 में। तो ए ऑप्शन सही है, 1930 ईस्वी में रविन्द्रनाथ चित्रों की प्रदर्शनी पेरिस में, प्रथम प्रदर्शनी पेरिस में हुई थी। आगे अगला क्वेश्चन है कि कवि, कहानीकार, चित्रकार आदि के विशिष्ट गुण किस कलाकार में पाए जाते हैं? ऑप्शन है एम.एफ. हुसैन, एन.एस. बेंद्रे, हेवर या रविन्द्रनाथ टैगोर में। तो डी ऑप्शन सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर में। ये कवि थे, कहानीकार थे, चित्रकार थे और बहुत सारी प्रतिभा के धनी कलाकार थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ की पुस्तक गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1915 में, 1911 में, 1913 में, 1917 में, किस सन में मिला था? तो रविन्द्रनाथ की पुस्तक गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में मिला था, यानी सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, बांकुरा में किस कलाकार का जन्म हुआ था? और ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल या इनमें से कोई नहीं। तो बांकुरा में यामिनी राय का जन्म हुआ था। ठीक है, बांकुरा में यामिनी राय का जन्म हुआ था। यामिनी राय जी
बांकुरा में इनका जन्म हुआ था और बी ऑप्शन सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यामिनी राय का जन्म कब हुआ था। अब देखिए बांकुरा में जन्म हुआ था, लेकिन इनका जन्म कब हुआ था सन भी यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इनका जन्म जो हुआ था 1887 में हुआ था, 1887 में, यानी 1887 में इनका बांकुरा में जन्म हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है 1929 से 1936 तक लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में यामिनी राय ने किस पद पर कार्य किया था। तो ऑप्शन है सहायक अध्यापक, बी ऑप्शन है कला समीक्षक, सी ऑप्शन है सहायक निदेशक, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इन्होंने सहायक निदेशक के रूप में 1929 से 1936 ईस्वी तक लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में यामिनी राय जी ने सहायक निर्देशक के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में यामिनी राय ने किस समूह का सूत्रपात किया था। अब इसमें ऑप्शन है प्रगतिशील कलाकार दल, या कलकत्ता कलाकार दल, और या शिल्पी चक्र, इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन सही है कि शिल्पी चक्र। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्म विभूषण, ध्यान दीजिएगा कि पद्म विभूषण से यामिनी राय को कब सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण से यामिनी राय को कब सम्मानित किया गया था, सन पूछा है। तो 1965, 1955, 1975 या 1945 में। तो बी ऑप्शन सही है, यानी 1955 में पद्म विभूषण से सम्मानित यामिनी राय जी को किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यामिनी राय के रेखांकन की प्रमुख विशेषता क्या थी। यामिनी राय के रेखांकन की प्रमुख विशेषता क्या थी। इसमें ऑप्शन है कि जटिलता, सरलता, कोमलता, कठोरता। तो यामिनी राय जी के रेखांकन की प्रमुख जो विशेषता रही है वो सरलता रही है, यानी बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लर्न करिए, पढ़िए और शेयर करिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए, और जो भी सुझाव देना है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू।